गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है अक्टूबर 12 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक करेंगे। तो आरटीआई और सीसीआई के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। सीसीआई का मतलब होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी रिपोर्ट आई है, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा लेबर कोड के बारे में बात कर सकते हैं। वैसे तो ये रिपीटेड सा ही है, लेकिन जो बच्चे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आ रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए एक नया टॉपिक हो सकता है। सीजीआई, हमारे नए सीजीआई अपॉइंट होने वाले हैं कुछ दिनों में, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। रिपीटेड सा है, बहुत बार इसको हम लोग कर चुके हैं पहले, बट हल्का फुल्का आपको बता दूंगा। थोड़ा जो पुराना कंटेंट है मेरे लिए, मेरे पास जो आपके लिए है, वो मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पे करवा सकता हूँ। चाइनीज इकोनॉमी, ये एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन है बिल्कुल। एक मेरे ख्याल से इसके बारे में हम लोग पहले ज्यादा बात नहीं किया है। तो चाइना की इकोनॉमी के अंदर किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जी जिनपिंग का वहां पे क्या रोल रहा है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको ये करते हुए। विजयदशमी के अंदर जो कंट्रोवर्सी हुई है भैया, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग जो जिन्होंने बुद्धिज्म में जो कन्वर्ट हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, थोड़ा देखेंगे इस मामले को हम पूरा। अम्बेडकर जी का यहाँ पे क्या रोल रहा है हिस्टोरिकली। 2-3 दिन पहले भी हम लोगों ने बुद्धिज्म को लेके काफी बड़ा आर्टिकल किया था, तो कहीं ना कहीं उसी की एक कंटिन्यूएशन आप ये इसको बोल सकते हो। और गूगल के खिलाफ में कुछ एक्शन लिया जाने की यहाँ पे बात चल रही है, थोड़ा बताऊंगा आपको पूरा मामला क्या है। और ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन। सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं और बहुत सारे लोग उसके लिए टेक्नोलॉजी को ब्लेम करते हैं, तो उसके बारे में एक एडिटोरियल है, थोड़ा इसको हम लोग देख सकते हैं। मेंस के परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज ऐड किए गए हैं एंड देयर आर सम एडिशनल आर्टिकल्स एज वेल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करे बिना आगे नहीं जाना है। अपने अटेंडेंस भी दे दिया करो कमेंट सेक्शन में, जिस टाइम भी आप देखते हो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, राम राम, जय राम जी की, जो भी आपको करना है, सत श्री अकाल, आप जाके वहां पे कर सकते हो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन से एस्पिरेंट हैं जो लगातार हमारी एनालिसिस देखते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं सीधा पहले टॉपिक पे, ज्यादा डिले बिल्कुल नहीं करते हैं। तो देखिए, लिख कहता है कि भैया 3 लाख एंड काउंटिंग आरटीआई प्लीज। प्लीज का मतलब एप्लीकेशन होता है। पाइल्स अप, पाइल्स का मतलब इकट्ठा होना, अक्यूमुलेट होना। एट इंफॉर्मेशन कमीशंस अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं और इवन सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन कमीशन है, वहां पे 3 लाख से ज्यादा आरटीआई की जो एप्लीकेशन है भैया, वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, इकट्ठी होती चली जा रही हैं और उनको जवाब नहीं मिल रहे हैं। आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए सरकारी दफ्तर से किसी चीज के बारे में, तो एक टाइम पीरियड के तहत उनको वो देनी पड़ती है। और ये कानूनी मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि उनकी मर्जी है, नहीं, कानूनी मैंडेटरी है। हम लोगों ने आरटीआई एक्ट प्रॉपर्ली पास किया हुआ है। समस्या ये है कि भैया आपने जो एप्लीकेशन दे रखी है, वहां पे आपकी एप्लीकेशन का जवाब वहां से आ ही नहीं रहा है। देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। 2019 में लगभग 2 लाख था, 2021 में भैया ये ऑलमोस्ट 2,86,000 हो गया, 2022 में बढ़ के ये 3 लाख से भी ज्यादा हो गया है। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है, लेकिन उसका जवाब वहां से आता नहीं है। ये है पूरे का पूरा आर्टिकल। बाकी तो देखिए, और इसके अंदर कुछ कुछ चीजें जो यहाँ पे इन्होंने की हैं, डिस्कवर की गई हैं। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका में और बिहार में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है। उसके अलावा जो ये जो हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन हैं, उनमें सिर्फ 5% ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है। ये भी एक यहाँ पे बड़ी बात, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। उसके अलावा इन्होंने कुछ रीजंस वगैरह यहाँ पे डिस्कस किए हैं, वो थोड़ा हम लोग आगे बात करेंगे। थोड़ा आपको वैसे बता देता हूँ। देखिए, जो स्टेट के अंदर इंफॉर्मेशन कमीशन अलग होते हैं, सेंटर के अंदर अलग होते हैं। अरे भाई, जब वो आपके वहां पे वैकेंसी ही पड़ी रहेगी तो कैसे काम चलेगा? तमिलनाडु में, कर्नाटका में, बिहार में ऑफिसर्स ही नहीं है, तो जब ऑफिसर्स ही नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? ऑल ओवर जो है 165 पोस्ट में से 42 पोस्ट तो पेंडिंग ही, वेकेंट ही पड़ी हुई हैं। समझ रहे हो? इवन हमारे सेंटर में भी चीफ इलेक्शन कह रहा हूं, जो हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हैं, वहां पे भी पोस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है। तो उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? तो ये एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे नजर आता है, जिसकी वजह से ये चीजें यहाँ पे होती हैं। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। पुराना कंटेंट है, नया कंटेंट नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करा के निकलूंगा। ये कंटेंट आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है। कई बच्चों के मैं कमेंट पढ़ रहा था कल कि सर ये डेटा आप टेलीग्राम पे क्यों नहीं दे रहे हो, नीचे नहीं दे रहे हो। देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, क्लिक करोगे तो इसको आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी रही टेलीग्राम के कंटेंट की बात,
मैं बोल दूंगा मैनेजमेंट को, शायद वहां पे भी अपलोड आपको वो रेगुलरली बेसिस पे हो जाया करेगा। एनीवेज, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या होता है? देखिए, जब हम लोगों ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास किया था, ठीक है, 2005 में हम लोगों ने इसको पास किया था। उसको पास करने के बाद ये रियलाइज किया गया कि हम लोगों को सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे एक ऐसी बॉडी की रिक्वायरमेंट है जो आरटीआई के तहत जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह ली जाती है, एप्लीकेशंस आती हैं और उसके बारे में जो कंट्रोवर्सी होती है या कोई डिस्प्यूट होता है उसको हैंडल कर सके। तो हम लोगों ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन उसके लिए बनाया था। ठीक है जी। कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? 2005 के अंदर हुई थी। ध्यान रखना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यूपीएससी में इस तरह के सवाल आपसे डेफिनेटली पूछता है, ध्यान रखना है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है। कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर? 10 से ज्यादा मेंबर नहीं होते हैं, बेसिकली 7, 8, 9 जो है कितने भी मेंबर हो सकते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है और अपॉइंट करने के लिए जो रिकमेंडेशन आती है वो कहां से आती है? वो भी ऐसे नहीं कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्जी से दे दिया, नो, उस रिकमेंडेशन के लिए भी एक अलग से कमेटी बनाई जाती है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए रिकमेंड करती है। वो रिकमेंड फिर बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाता है। उस कमेटी के अंदर कौन कौन होते हैं ये ऑलरेडी यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरपर्सन उस कमेटी के होते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये लोग होते हैं जो उसके काम करते हैं। जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो ऑल ओवर इंडिया काम करता है, उसके अलावा स्टेट के अलग अलग से होते हैं। उनका टेन्योर कितना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब 65 ईयर से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और चीफ इलेक्शन मेरे मुंह से ना बार बार इलेक्शन कमीशन निकला क्योंकि उसकी आदत हो गई है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जो वो दोबारा से एलिजिबल नहीं है री अपॉइंट होने के। तो एक बार अगर वो रिटायर हो गए तो समझो हमेशा के लिए हो गए। हमेशा के लिए मतलब ऐसा रिटायर नहीं, तो वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। सिविल कोर्ट की पावर इसके पास होती है, तो किसी भी मामले में इंक्वायरी कर सकते हैं। इवन आप ये भी सोच के देखिए, मान लो आपने कोई आरटीआई लगाई किसी ऑफिस के अंदर, ठीक है, आपने आरटीआई लगाई और उसके अंदर ये कानून है कि भैया 30 डेज में या 60 डेज में आपको आरटीआई का जवाब देना है उस फलाने ढिमकाने सरकारी दफ्तर को। अगर वो नहीं देता है तो उस ऑफिसर के खिलाफ यहां पे एक्शन लेने का प्रावधान भी है, समझ रहे हो? तो जो इलेक्शन जो सॉरी यार बार बार इलेक्शन निकल रहा है मेरे मुंह से, तो इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर है वो उनके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, उस ऑफिसर के अगेंस्ट में। बट रिपोर्ट ये कहती है 95% से ज्यादा केसेस में इस तरह की पेनल्टी लगाई ही नहीं जाती। मतलब ये है कि सरकारी बाबू के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है अगर वो आपकी आरटीआई का जवाब नहीं देता है। ये भी एक बहुत बड़ी खामी है इसके अंदर और जो चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। आरटीआई के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है मिस्टर कुलवन वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है ये कहा था कि भैया हमारा जो आर्टिकल 19 है और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसके तहत हर सिटीजन को अधिकार होना चाहिए राइट टू आस्क क्वेश्चन टू द अथॉरिटी। तो वहां से कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई थी। फिर बाद में हमारे पास एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट भी था 2002, उसको रिप्लेस किया गया। फिर सेंट्रल लेवल पे हम लोगों ने आरटीआई एक्ट जो है 2005 में पास किया। वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हुई है। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, अपने सिटीजन को एम्पावर किया है कि वो सरकार से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत सारे मामलों में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे आपको पासपोर्ट बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, आईटी रिफंड वगैरह करना है, इन सारे के बारे में। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा, आपकी पंचायत के द्वारा, किसी भी के द्वारा, सरकारी अथॉरिटी के द्वारा, तो वो इंफॉर्मेशन आप आरटी के तहत ले सकते हो। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, रिलीफ फंड में जो पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है वो सारी चीजें ले सकते हो। स्टूडेंट जो है अपनी आंसर शीट वगैरह निकलवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से। ये सब आरटी के तहत होता है। आप आरटी आराम से जाके लगा सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि आपको जवाब इतना आसानी से आता नहीं है। खैर, अगले टॉपिक में बढ़ते हैं भैया। मीटिंग ऑन द लेबर कोड्स फेल टू इवॉल्व सेंसस। अभी देखिए क्या हुआ कि बहुत सारी सेंट्रल यूनियंस जो है वो सड़कों पे आ गई। उनका कहना है कि जो लेबर कोड हैं इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, लेबर कोड पास हो चुके हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, लेकिन सरकार उनको डिले करती जा रही है क्योंकि जो फार्म बिल का हाल हुआ था, ऐसा लग रहा है कि लेबर कोड को अगर इंप्लीमेंट कर दिया सरकार ने प्रॉपर, तो वही हाल दोबारा से हो सकता है। बहुत सारे लेबर्स, बहुत सारी लेबर यूनियंस वो सड़कों पे आ जाएंगी, इसलिए सरकार उसको डिले करती जा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी सेंट्रल यूनियंस है, जैसे आरएसएस एफिलिएटेड है, भारतीय मजदूर संघ, और भी बहुत सारी हैं। इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे उन कोड्स को यहाँ पे अपोज किया है।
कोड कौन कौन से हैं वगैरह थोड़े आपको मैं बता देता हूं। देखिए, इन्होंने एक डिमांड यहाँ पे करी है जो काफी इंटरेस्टिंग है, पहले हम लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। भारतीय मजदूर संघ ने ये कहा है कि सरकार को ये कोड इंप्लीमेंट करने से पहले इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बुलानी चाहिए। अब ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ये एक बिल्कुल नया कंटेंट है आपके लिए, पहले शायद आपने इसको बारे में नहीं पढ़ा होगा। देखिए, हमारे पास एक ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई थी, वो आज भी काम करते हैं, यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करती है। उसके बेसिस में हम लोगों ने इंडिया में भी जो है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस बनाई थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता, इसे लेबर पार्लियामेंट भी कहते हैं। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस की कॉपी करके ही हम लोगों ने इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बनाया था। ये एक ट्रिपैरिएट लेवल की बॉडी है। ट्रिपैरिएट मतलब जिसके अंदर 3 होते हैं, एक बायलैटरल होता है ना, एक बायलैटरल होता है, एक यूनिलैटरल होता है, एक ट्राइलैटरल होता है। ये ट्रिपैरिएट, ट्री मतलब 3, इसके अंदर 3 पार्टी होती हैं, एक गवर्नमेंट होती है, एक एम्प्लॉयर्स मतलब जो मालिक होते हैं, नौकरी देते हैं, और वर्कर्स जो एक्चुअली में काम करते हैं। तो ये कंसल्टिव कमेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में काम करती है। इसका काम क्या होता है, सरकार को एडवाइस देना कि वर्कर जो होते हैं क्या कंडीशन होनी चाहिए, उनके लिए सब चीजें वो जो है यहाँ पे की जाती हैं। जो हमारा ये मतलब क्यों किया गया था, क्योंकि 1942 में सबसे पहले इसको हेल्ड किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। उस समय चीजें हुई। इंडिया में भी 1942 में सबसे पहली बार इसकी मीटिंग हुई थी। अब तक 46 सेशन हो चुके हैं। लास्ट जो मीटिंग हुई थी वो 2015 के अंडर में 15 में हुई थी। तो मतलब पिछले 7 साल से इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की मीटिंग नहीं हुई है। तो भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि भैया मीटिंग को बुलाइए, बातचीत करिए, बातचीत में जो भी होगा उसके बेसिस पे आप कोड्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो कोड्स में बहुत सारी समस्याएं हैं, हालांकि कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें खराब भी हैं, बस वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये सेल्फ स्टडी के लिए आपको कंटेंट दे रहा हूं, क्योंकि पहले हम इसको अच्छे खासे तरीके से कर चुके हैं। बात यह है कि सरकार ने अभी 4 कोड पार्लियामेंट में पास किए थे। कोड ऑन द वेजेस 2019, कोड ऑन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड द वर्किंग कंडीशन 2020, कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड कोड ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020। इन 4 कोड के अंदर कुछ चीज बातें हैं, कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ प्रोविजन जो है वो यूनियंस ने सपोर्ट किए हैं, कुछ प्रोविजन को वो लोग जो है अपोज कर रहे हैं। यहां पे जो सबसे बड़ी बात है जिसको वो लोग अपोज कर रहे हैं वो ये वाला है, हायर एंड फायर वर्कर्स। इन कोड के अंदर ये कहा गया कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको एम्पावर किया, एम्प्लॉयर्स को, वर्कर्स को नहीं, एम्प्लॉयर्स को ये पावर दे दी गई है कि वो वर्कर्स को अपनी मर्जी से हायर कर सकते हैं, अपनी मर्जी से फायर कर सकते हैं 14 दिन का एडवांस नोटिस देके। इस चीज को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पे आ रही है, क्योंकि इसमें यूनियंस का ये कहना है कि वर्कर्स को सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि वर्कर्स को सरकार ने सिक्योरिटी दी है, ऐसी बात नहीं है कि भैया आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है, आपको फॉर्मल बेनिफिट देने पड़ेंगे, 6 दिन में आप जो है 6 दिन से ज्यादा, 1 वीक में से ज्यादा काम नहीं करवा सकते, अगर आप ज्यादा काम करवाओगे तो आपको एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी, ऐसी कुछ चीजें की गई हैं। लेकिन यूनियंस का ये कहना है कि हायर एंड फायर वाला जो प्रोविजन है ना, ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, ठीक है, वो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे हैं। तो कुछ कंसर्न्स मैंने आपको जैसे यहाँ पे बता ही दिए हैं। इसमें एक बड़ी बात ये कही गई है कि भाई इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या मतलब स्टेट्स को ना फ्री हैंड दे दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, और सेंटर ने खुद भी जो है यहाँ पे फ्री हैंड ले लिया है। यूनियन जो है ना उनसे पावर यहाँ पे वापस ले ली है। देखिए वैसे तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है लेबर इश्यूज, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को भी जो है नुकसान यहाँ पे पहुंचाता है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा आपको पता है। ये जो 14 दिन वाला नोटिस है मैंने आपको बता दिया, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल यहाँ पे यही है, ठीक है। बाकी आपको जो पढ़ना है थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हो, बट आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी आप थोड़ा गूगल करें, इस कोड के बारे में थोड़ा पढ़ें, इसके अंदर क्या क्या और कंसर्न्स हैं, कुछ यूट्यूब वगैरह पे वीडियो अगर आप जाके वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो चंद्रचूड़ जी को भैया नॉमिनेट कर दिया गया है अपने अगले चीफ जस्टिस के तौर पे, ठीक है, क्योंकि हमारे जो अभी चीफ जस्टिस हैं यूयू ललित जी, ये अभी जो है जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं, मेरे ख्याल से नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे चीफ जस्टिस होंगे वो हमारे होंगे चंद्रचूड़ जी। चंद्रचूड़ जी बहुत ही फेमस और जाने माने चीफ जस्टिस होने वाले हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत प्रोमिनेंट जज हैं और बहुत बार इन्होंने ऐसे डिसीजन लिए हैं बहुत ही जबरदस्त वाले, और गवर्नमेंट को भी बहुत बार डांटते रहते हैं टाइम टू टाइम, काफी प्रोग्रेसिव जस्टिस माने जाते हैं।
इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रहे हैं इंडिया के, अब तक 16th चीफ जस्टिस थे इनके पिताजी इंडिया के, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर भी रहा है उनका एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनको फाइनली अभी प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो जब इनको अपॉइंट करेंगे तो थोड़ा और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट हल्का फुल्का आपको बता देता हूं। जब यूयू ललित जी को अपॉइंट किया गया था तब भी हम लोगों ने आर्टिकल किया था, आप क्लियरली देख सकते हो, तो वो पुराना आर्टिकल ही है। उससे पहले जो है रमन्ना जी थे, रमन्ना जी के बाद यूयू ललित आए, इनके बाद जो है वो अभी चंद्रचूड़ जी आने वाले हैं, और चंद्रचूड़ जी का टेन्योर लगभग 2 साल तक का होने वाला है। तो ये अगले साल शायद नवंबर में जाके कहीं रिटायर होंगे, उसके बाद नए चीफ जस्टिस बनेंगे, तब उसके बारे में बात करेंगे। तो चीफ जस्टिस को जो है अपॉइंट कौन करता है ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। जो आपके पास से अपना कोलेजियम सिस्टम होता है उसके थ्रू, मतलब जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं ना बेसिकली, सेकंड जज केस हुआ था उसमें ये कहा गया था कि मतलब एक ये कन्वेंशन है कि सबसे सीनियर मोस्ट जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना रहे। हालांकि ये कन्वेंशन बीच में 1-2 बार टूट गया था, जब इंदिरा गांधी ने लगाई थी इमरजेंसी, उस समय जूनियर जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया था बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू इंदिरा गांधी। बट उसके बाद से लगातार हम लोग सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। हमारे यहाँ पे क्लोज टू ऑफ द आर्टिकल 124, ठीक है, इसके तहत जो है उनको बनाया जाता है। बाकी एक्टिंग चीफ जस्टिस भी होते हैं अपने पास, बाई चांस जब चीफ जस्टिस की ऑफिस जो है वेकेंट होता है, वो अब्सेंट होते हैं या अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो किसी और जज को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस भी जो है अपॉइंट किया जा सकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि वो एक्टिंग चीफ जस्टिस होने की एक्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअली में चीफ जस्टिस नहीं होते हैं। बट जब तक वो उस पद पे रहते हैं उनको पूरी सैलरी, उनको पूरा ऑनर और सारी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, ठीक है। सेकंड जज केस आपको जो पता ही है इसके बारे में बहुत अच्छे से, जहां पे कोलेजियम सिस्टम को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था, राइट, वो सारी की सारी चीजें आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो जुडिशरी के रिगार्डिंग ही जो है 4 MCQs यहाँ पे आपके लिए मैं लेके आया हूँ। थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और कमेंट सेक्शन में ना आंसर देने की कोशिश किया करो, ये आपके फायदे के लिए ही है, ठीक है। जितना आंसर ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करोगे, ये क्वेश्चन आपको फ्यूचर में कभी गलत नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार कुछ इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार थोड़े से टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, बट कोशिश किया करो यार, सिर्फ अपना एनालिसिस देख के निकल जाना इतना सफिशिएंट नहीं है। किसी टॉपिक को पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं है जब तक आप उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस नहीं लगाते हो। क्वेश्चंस अगर लगा लेते हो तो आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज हो जाती है, और फ्यूचर में अगर उस टॉपिक के आसपास कोई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो आप काफी अच्छी पोजीशन में हो जाते हो उसको हैंडल करने की। तो थोड़ा सा आप जो है इसको जाके अटेम्प्ट किया करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। चलिए, ये तो कुछ फालतू का टॉपिक है, अभी कुछ नहीं करने वाले हैं इसके बारे में हम। बेसिकली क्या है ना कि जो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, अंटोनियो जी, तो अगले महीने वो इंडिया में यात्रा करने वाले हैं। इंडिया में आएंगे तो गुजरात में कुछ एनवायरमेंट को लेके हम लोग कुछ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो जब आएंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी इस टॉपिक हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इस समय जो ग्लासगो के अंदर जो COP26 हुआ था, वहां पे एक चीज इंट्रोड्यूस की गई थी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये किया गया था इंट्रोड्यूस, जिसके तहत लोगों को अवेयर करवाना है तो भैया जो आपका लाइफस्टाइल है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब जैसे प्लास्टिक कम यूज करो, रिसाइकिल करिए, रिड्यूस करिए, इस तरह की चीजें हैं बेसिकली, ठीक है। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना यूज एंड थ्रो का, है ना, आजकल वो ट्रेंड चल रहा है, चीजें यूज कर लेते हो उसको फिर फेंक देते हो, नई चीजें खरीद लेते हो, तो बेसिकली उसके बारे में है ये। तो अगले महीने जब ये आएंगे तब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, अभी थोड़ा पेशेंस रखते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ आर्टिकल हैं यहाँ पे अपने पास जो एक्सप्लेन सेक्शन में जो है सीधा न्यूज़पेपर से कर लेते हैं हम लोग। तो एक तो अशोका दशमी कंट्रोवर्सी रही है। अभी देखिए कंट्रोवर्सी क्या है थोड़ा को बता देता हूँ। अभी दशहरे वाले दिन, जिस दिन विजयदशमी थी, तो आप गवर्नमेंट के मतलब आम आदमी पार्टी के एक MLA ने उसमें नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस क्या बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का वो फंक्शन होता है बहुत बड़ा वहां पे, और मिशन जय भीम और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो इन्होंने वो पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी वहां पे दशहरे के दिन, अशोक का विजयदशमी उसको बोला जाता है। और वहां पे क्या हुआ था, हर साल होता है वो, ऐसी बात नहीं है, हर साल होता है। तो कुछ लोग जो है वो बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एक बार वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि आपके जो लीडर थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने वहां पे जाके पार्टिसिपेट किया था। उसके अंदर होता क्या है उस मीटिंग के अंदर, एक तो आपको पता है कि लोग कन्वर्ट होते हैं। 22 वाउस का मतलब क्या होता है, वाउस का मतलब जैसे वादा करना, कसमें खाना, ठीक है, शपथ टाइप का होता है। तो 22 वहां पे वाउस होती हैं,
जिसमें से जो है कुछ चीजें यहाँ पे कंट्रोवर्शियल होती हैं। क्या होता है वो थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए, इसकी शुरुआत तो वैसे अम्बेडकर जी ने ही की थी। 1956 में दीक्षा भूमि वहाँ पे नागपुर में एक ग्राउंड टाइप का है, उसे दीक्षा भूमि भी कहते हैं। और 1956 में इन अम्बेडकर जी ने वहाँ पे वो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए थे। उनके साथ साथ 5 लाख लोग और भी जो है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे। ठीक है, उस दिन के बाद से चीजें की जाती हैं। तो ये जो 22 वाउज हैं बेसिकली ये अम्बेडकर जी ने खुद ड्राफ्ट किया था इनको। ठीक है, इन 20 वाउज में क्या होता है, अलग अलग सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन के अंदर कुछ प्लेज होती हैं जिसमें ये जो हिंदू जो वर्शिप है, हमारे हिंदू जो डेटीज हैं, ठीक है, हिंदू जो डोगमास हैं, उनको रिनाउंस किया जाता है कि हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम लोग इस तरह की चीजें की जाती हैं वहां पे। फिर एक में आता है कि जो ब्राह्मण प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, उनकी अथॉरिटी को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिफ्यूज कर दिया जाता है। तो ये 2 होता है। और तीसरे सेक्शन में होती है कि बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम लोग फॉलो करेंगे, इस तरह की चीजें वहां पे की जाती हैं। तो ये 3 वाउज होते हैं। और इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ लोग, जैसे इस बार हुआ कि जब उन्होंने ये कहा कि भैया हम लोग हिंदू हिंदू के जो आइडल्स हैं, डेटीज हैं, उनको रिनाउंस करेंगे, तो कई बार लोग ना भावनाओं में बह के ना कुछ इमोशनल होके कुछ ना कुछ गलत बयानबाजी भी वहां पे कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। तो इस बार भी थोड़ा बहुत ऐसा हुआ था, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुई और आपके उस मिनिस्टर को भी केजरीवाल जी ने हटा दिया है पद से। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। और अंबेडकर जी को एक बहुत ही जबरदस्त सोशल रिफॉर्मर भी रहे, एक बहुत ही बड़े दलित लीडर भी रहे। दलित लीडर नहीं, वो तो नेशनल इंटरनेशनल लीडर हैं। बट उनकी जो पहचान है वो एक तरह से जो वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, उसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए किया जाता है, दलित सेक्शन के लिए और वो सब चीजें। ठीक है, हालांकि गांधी जी के उनके साथ बहुत चीजों पे डिसएग्री करते थे, लेकिन गांधी जी ने उनको एज अ कमिटेड लीडर डेफिनेटली एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है। और वो सारी सारी चीजें हुई। और अंबेडकर जी ने एक्चुअली 1935 में ही एक योला कन्वर्जन कॉन्फ्रेंस हुई थी नासिक के अंदर। उस समय जो है बहुत सारे जो दलित लीडर थे कांग्रेस के अंदर, उनको कहा था कि आप जो है हिंदुइज्म को छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत दिनों तक वो छोड़ नहीं पाए। आज़ादी के बाद 1956 में उन्होंने बहुत सारे धर्मों को पढ़ा कि भैया कौन सा धर्म बेटर है, तो उनको बुद्धिज्म जो है काफी बेटर यहाँ पे लगा, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर वो सारी वैल्यूज हैं जो उनको सपोर्ट, जैसे कास्ट बेस्ड सोशल हायरार्की को पसंद नहीं करता है हिंदुइज्म में। वीमेन एम्पावरमेंट को लेके बात की जाती है, बहुत सारी चीजें आती है। ब्राह्मणिकल कास्ट बेस्ड जो सोशल हायरार्की है उसको रिनाउंस किया जाता है बुद्धिज्म में। फाइनली जो है उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया, क्योंकि बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन भी है जो इंडिया की धरती से पैदा हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट दिया गया था अम्बेडकर जी के द्वारा कि अगर मैं कोई रिलीजन एक्सेप्ट करूंगा तो मैं ऐसा रिलीजन एक्सेप्ट करूंगा जिसकी जड़ें जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे था। ठीक है, बाकी जो है इसे कहा गया था रिनेसां ऑफ द बुद्धिज्म इन इंडिया, क्योंकि बुद्धिज्म जो है लगातार इंडिया में जो है डिक्लाइन होता जा रहा था। तो ये जो मूवमेंट अम्बेडकर जी ने वहां पे चलाई थी, तो ये कहा गया था कि भैया एक नए तरह का यहाँ पे एक रिफॉर्मेशन होगा, एक रिनेसांस होगा, एक रेवोल्यूशन टाइप का आएगा। लोग जो है बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे दोबारा से। ठीक है, क्योंकि आप अपने इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री को देखते हो तो बहुत बड़े बड़े जैसे अशोका, उसके बाद बहुत सारे लोग आए, मौर्यन, बहुत सारे किंग्स, वो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे, राइट। फिर बाद में गुप्ता पीरियड के दौरान दोबारा से हिंदुइज्म जो है वो राइज पे हुआ। उससे पहले तो बुद्धिज्म काफी ज्यादा राइज पे था। खैर, ये जो तीसरी मूवमेंट है इसको देखिए, बुद्धिज्म के अंदर ना 2 बड़े बड़े जो है सेक्ट हैं, मतलब ब्रांचेस हैं, एक हीनयान है, एक महायान है। तो ये जो नया बुद्धिज्म, जिसे नियो बुद्धिज्म कहा जाता है, अंबेडकर जी ने इसको कहा था नवयान। तो हीनयान, महायान और नवयान। नव मतलब नया, न्यू, और इसको फॉलो करने वाले लोगों को कहा जाता है न्यू बुद्धिस्ट। ठीक है, जो नए पीढ़ी के फॉलोवर्स होते हैं। इंडिया में जो नियो बुद्धिस्ट हैं 80% तो महाराष्ट्र में ही रहते हैं। ठीक है, और इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 0.7% ही जो है नियो बुद्धिज्म को लोग फॉलो करते हैं। उसके अलावा कुछ लोग सिक्किम में, अरुणाचल में, लद्दाख वगैरह में थोड़ा बहुत लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बुद्धिज्म जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन होता जा रहा है ड्यू टू सो मेनी रीजंस। ठीक है, आपको कुछ रीजंस पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये हम लोगों ने किया भी था 2-3 दिन पहले, ऐसे क्या रीजन रहे कि भैया इंडिया से बुद्धिज्म जो है वो डिक्लाइन होता चला गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जबकि एक समय ऐसा था इंडिया में बुद्धिज्म वाज द डोमिनेंट रिलीजन। ठीक है,
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्य पीरियड, बुद्धिज्म डोमिनेंट पीरियड था। खैर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है गूगल वाला। तो बात यह है कि भैया इंडिया का जो न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड द डिजिटल एसोसिएशन है, इन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में जाके एप्लीकेशन डाला है, कंप्लेंट करी है गूगल के अगेंस्ट में। इन्होंने कहा है कि भैया गूगल की वजह से इनकी लुटिया डूबती चली जा रही है। अब इनकी लुटिया कैसे डूब रही है आपको बता देता हूं। देखिए जो न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे जो हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर कर रहे हैं, आपको क्या लगता है न्यूज़पेपर की इनकम कहां से होती होगी? हमारे पास दैनिक जागरण है, दुनिया भर के न्यूज़पेपर होते हैं, इनकी इनकम कहां से होती है आपको पता है? जो हम लोग इनको पैसा पे करते हैं 10 रुपए 5 रुपए करते हैं डेली, उससे इनकी ज्यादा इनकम नहीं होती है। वो इनकी इनकम का सिर्फ 30-20% ही होता है। न्यूज़पेपर की मेजर इनकम होती है एडवर्टीजमेंट से। ठीक है, जैसे दिखाता हूं आपको, मैं इसको डिलीट कर देता हूं वैसे। हाँ जैसे ये देखिए एडवर्टीजमेंट है ना, ये एडवर्टीजमेंट दिखा रखे हैं इन्होंने, ये देखिए नीचे करके, ये तो एडवर्टीजमेंट ही तो है और क्या है ये साइड में देखिए ये एडवर्टीजमेंट है। इनसे जो है इनको खूब सारी इनकम होती है। तो 70-80% इनकम न्यूज़पेपर को एडवर्टीजमेंट से होती है। ठीक है, अभी आजकल क्या हुआ, लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना तो बंद कर दिया फिजिकल फॉर्मेट में। आजकल तो लोग ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऑनलाइन ही न्यूज़ कंज्यूम करते हैं। आजकल तो बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह भी आ गए, इन शॉर्ट्स वगैरह आप शायद पढ़ते भी होंगे। ठीक है, वहां से सारे लोग न्यूज़पेपर देख लेते हैं। अब इनमें से क्या, जो जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है, इंडियन एक्सप्रेस, जागरण, इन सभी की अपनी एक वेबसाइट भी है। ठीक है, फिजिकल न्यूज़पेपर के अलावा इनकी वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट के ऊपर भी एडवर्टीजमेंट आती है। तो इनका रिवेन्यू का मॉडल वो होता है। समस्या ये है, अब आप खुद सोच लो, आपको कोई न्यूज़ पढ़नी है तो आप क्या करते हो? आप द हिंदू के न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे जाके वो न्यूज़ थोड़ी ना पढ़ते हो, आप तो गूगल करते हो। अब गूगल जो रिकमेंड करता है उस पेज के ऊपर क्लिक करके आप न्यूज़ पढ़ लेते हो। तो गूगल सर्च इंजन क्या कर रहा है, ये जितनी भी न्यूज़ हमारे जो पब्लिशर्स हैं उनकी लुटिया डुबो रहा है। लोग क्या करते हैं, पहले गूगल पे जाते हैं, गूगल पे लिंक क्लिक करके वो किसी न्यूज़पेपर के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वहां जाके न्यूज़ पढ़ते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल होता है ना, वो गड़बड़ हो रहा है। अब गूगल जो है इस चीज के लिए इनसे पैसा मांगता है और वो देते भी हैं पैसा। अब एक तो गूगल ने पैसा ले लिया, आपने क्लिक किया उस लिंक के ऊपर, गूगल को पैसा गया। अब उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप उस वेबसाइट के पेज पे चले गए, वहां पे आपको एडवर्टीजमेंट पे अगर आप क्लिक करते हो तो वहां पे भी पैसे का लेन देन होता है। इनका यह कहना है पब्लिशर्स का कि क्योंकि सर जी गूगल जो है वो डोमिनेंट प्लेयर है मार्केट में, इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं गूगल को पैसा पे करने के लिए। आपको पता है कि ये जब गूगल के थ्रू आप उस वेबसाइट पे जाते हो और उस वेबसाइट पर जो एडवर्टीजमेंट होती है वो उस वेबसाइट को पैसा पे करती है, लेकिन वो वेबसाइट गूगल को पैसा पे करती है ताकि गूगल उसके रिजल्ट को दिखाए। तो गूगल बहुत सारा पैसा उनसे ले लेता है। ये समस्या है सारी की सारी। तो इनका कहना है कि भैया गूगल की क्योंकि मोनोपोली है, गूगल एक डोमिनेंट प्लेयर है, इसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है, तो क्यों ना यहाँ पे कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाए। तो उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बेसिकली यही कहा है। और ये बात सिर्फ समस्या इंडिया में नहीं है, ये समस्या दूसरी कंट्री में भी है। यूरोपियन यूनियन ने भी थोड़ी दिनों पहले यूरोप के अंदर एक ऐसा ही कानून पास किया था। ऑस्ट्रेलिया ने भी थोड़े दिन पहले एक ऐसा ही कानून पास किया था फेसबुक और गूगल के अगेंस्ट में कि भाई आपकी डोमिनेंट पोजीशन है, आप जो है फायदा उठाते हो, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि उनके ऊपर $10 मिलियन का जो है फाइन भी लगाया गया था। तो लेट्स सी इंडिया में क्या होता है। गूगल का ये कहना है कि भाई मैं आपसे पैसा लेता हूं ना, मैं आपको सर्विस भी तो देता हूं ना, और गूगल इतना पैसा चार्ज क्यों करता है? उन्होंने इसके लिए आर्गुमेंट भी दिया है। देखिए उन्होंने कहा है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें पैसा चाहिए। हमारे जो डेटा सेंटर्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमें पैसा चाहिए। हमें लगातार नई नई इनोवेशन करनी पड़ती है, वो भी हमें पैसा चाहिए। ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स एडवर्टाइजर्स जो इन्वेस्ट करते हैं गूगल के अंदर, उनको भी तो भैया मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए ना। इन सब में पैसा खर्चा होता है, इसलिए गूगल कहता है कि मुझे पैसा चाहिए। तो ये थोड़ा मामला है, लेट्स सी क्या होता है आगे। इसमें पूरा मामला देखना रहेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग। एक छोटा सा टॉपिक और था यहाँ पे, कहाँ गायब हो गया भाई, ये रहा। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चाइना की इकोनॉमी के बारे में बेसिकली आर्टिकल है कि चाइना की इकोनॉमी ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना कैसे रोल चेंज किया है। जी जिनपिंग आए हैं वहां पे, वो क्या क्या नए रिफॉर्म्स लेके आए हैं उसके बारे में छोटा सा आर्टिकल है। देखिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इसके घर जाके बैठ के पढ़ो, ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब देखिए चाइना में ना दो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, एक है अलीबाबा और एक है JD.com। ठीक है, ये चाइना की दो बहुत बड़ी चाइनीज ई कॉमर्स कंपनीज हैं।
और ई कॉमर्स जैसे हमारे यहाँ पे फ्लिपकार्ट है ना, अमेजोन है, वो ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स कंपनी क्या करती हैं, एक तो आपको सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, ऑफ कोर्स आपको सामान बेचती हैं, उसके अलावा वो डाटा भी कलेक्ट करती हैं ना, बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लेती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती हैं। अब जो वहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है भाई, वो तो कभी नहीं चाहेगी कि उसके जनता का कोई डेटा कलेक्ट करे उनके अलावा, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, ये जो कंपनीज हैं अलीबाबा और JD.com और भी कई सारी कंपनी है वहां पे, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे एक और बड़ी बात यह है, कोविड का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। कोविड की वजह से क्या हुआ, फैक्ट्रियां वगैरह बंद हो गई, तो लोग फैक्ट्री में जा नहीं पाए। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो कंपनियां हैं जैसे अलीबाबा एंड JD.com, ये ऑटोमेशन करने पे मजबूर हो गई। ऑटोमेशन मतलब रोबोट्स। तो इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्री वेयर हाउस वगैरह के अंदर रोबोट इन्होंने लगा दिए, बिकॉज ऑफ द जीरो कोविड पॉलिसी। चाइना अभी दुनिया के कुछ ऐसे कंट्रीज में जीरो कोविड पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो वहां पे किसी भी सिटी के अंदर एक दो केस आते हैं अगर कोविड के, तो पूरे सिटी को सील कर देते हैं। ये बड़ा अजीब सा एक उनका सिस्टम है। और शंघाई में जो है थोड़े समय पहले पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था, शंघाई को एक दो हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था। मान के चलिए अरे दिल्ली मतलब चाइना का इतना बड़ा सिटी है शंघाई, आप उसको 2 हफ्ते के लिए बंद कर दोगे तो भैया वहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी ना होगी। इसलिए वहां पे जो है रोबोट्स का फायदा, और मतलब रोबोट्स वहां पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात जी जिनपिंग के बारे में है। जी जिनपिंग ने चाइना की इकोनॉमी को चाइना के जो है वो 2012 में आए थे पावर में। 2012 से पहले चाइना की इकोनॉमी का जो सिस्टम था वो थोड़ा अलग था। 2012 के बाद वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। 2012, 13, 14 तक क्या हो रहा था, चाइना में प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया जाता था। खूब सारी प्राइवेट कंपनी चाइना में जो है उन्होंने ग्रो कर रहे थे, लेकिन उससे क्या हुआ, कुछ लोग तो बहुत अमीर हो गए जैसे जैक मा और भी बहुत सारे लोग, कुछ लोग जो है वो एवरेज रह गए। जी जिनपिंग ने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, पुराना मॉडल हम लोग नहीं चलाएंगे। इससे क्या होता है ना, कुछ लोगों के हाथ में सारा पैसा आ जाता है, जैसे इंडिया में भी हम लोग इनकम इनक्वालिटी की बात करते हैं। तो इन्होंने इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, उनको रेगुलेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और उससे क्या हुआ, इन कंपनीज की जो वर्किंग थी वो थोड़ी सी स्लो हो गई। इवन यहां तक आप यहां पे लिखा गया है कि अलीबाबा और टेंसेंट के ऊपर इतना रेगुलेशन कर दिया गया सरकार के द्वारा कि $1 ट्रिलियन बिल्कुल मार्केट से खत्म हो गया। क्योंकि जो जी जिनपिंग थे उनको ये डर लग रहा था कि ये जो प्राइवेट कंपनी के इतने बड़े बड़े ओनर है ना, उनके हाथ में बहुत ज्यादा पावर जा रही है, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दूसरों को पावर, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है दूसरों को इतनी पावर नहीं दे सकती। इन्होंने बल्कि सरकार के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया था। तो जैक मा ने तो कई सारे इंटरव्यू में भी कहा था बहुत सारी चीजें सरकार के खिलाफ, और भैया 2 महीने के लिए उनको गायब कर दिया गया था जो अलीबाबा के चेयरपर्सन है, राइट, जैक मा। तो ये चीजें हुई। इसमें जी जिनपिंग ने यह कहा कि हम लोग नया ऑर्डर लेके आएंगे, पुराने ऑर्डर से काम नहीं चलेगा। इस नए ऑर्डर को जो है इन्होंने नाम दिया था, एक स्पेशल नाम दिया था, जिसमें इन्होंने कहा न्यू चाइनीज ऑर्डर। ठीक है, न्यू चाइनीज ऑर्डर एंड द कॉमन प्रोस्पेरिटी। कॉमन प्रोस्पेरिटी, कॉमन प्रोस्पेरिटी का मतलब यह होता है कि आम आदमी को इकोनॉमी का बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए रादर देन फ्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, और तब से लेके अभी तक जो है चाइना में प्राइवेट सेक्टर जो है डाउन जा रहा है। आपको यह लगता होगा कि चाइनीज इकोनॉमी की बैकबोन क्या है, ज्यादातर लोगों को लगता है मैन्युफैक्चरिंग, बट ऐसा है नहीं दोस्तों। चाइना की इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो है उसका रियल एस्टेट सेक्टर। यही चाइना में की इकोनॉमी को जो है ड्राइव करता है, आज से नहीं, बहुत साल, पिछले 20-30 साल 40 सालों से। समस्या यह हुई कि जब से प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इस तरह का रेगुलेशन शुरू हुआ, चाइना की इकोनॉमी डाउन हुई, कोविड-19 आया, तब से जो है चाइना का रियल एस्टेट भी डाउन होता जा रहा है कंटिन्यूसली। सिर्फ 0.54% की ग्रोथ रह गई है। बहुत सारे लोगों ने जो घर खरीदने के लिए बैंक से लोन वगैरह लिया था वो उन्होंने वापस नहीं कर पा रहे हैं। समस्या यहाँ पे ये भी हुई कि चाइना ने अपने बैंकों के ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले चाइना के बैंक क्या करते थे, बहुत सस्ते में लोन देते थे, तो जी जिनपिंग ने वो भी थोड़ा सा वहां पे ब्रेक लगा दिया है, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन यहाँ पे जा रही है। बट चाइना और जी जिनपिंग जो है एक एरिया ऐसा है जहां पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वो है वहां की टेक्नोलॉजी। चाइना में जो है पिछले कुछ सालों में 7 से 10% की ग्रोथ हुई है R&D सेक्टर में। तो आप चाहे 5G देख लीजिए, स्पेस देख लीजिए, कोई भी टेक्नोलॉजी देख लीजिए, चाइना जो है हर जगह बहुत जबरदस्त काम कर रहा है।
ये एक एरिया ऐसा है जहां पे जी जिनपिंग बहुत फोकस कर रहे हैं। जी जिनपिंग का ऐसा लगता है कि फ्यूचर यहीं पे है। बाकी जीरो कोविड पॉलिसी तो है ही, जिसकी वजह से चाइना के बहुत सारी जो है सिटीज बंद हो जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से जो सप्लाई चेन थी दुनिया की वो टूट गई, और वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका वगैरह वो थोड़े से कंसर्न हो गए। तो वो क्या कर रहे हैं, चाइना से कुछ कंपनीज वगैरह को दूसरी कंट्री के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जो है इस तरह की दिक्कत ना आए। तो वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इंडिया को तो बेनिफिट है। और इवन चाइना में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 20% से ज्यादा हो गया था जुलाई के महीने में, बिकॉज ऑफ द जीरो कोविड पॉलिसी। तो भैया फैक्ट्रियां बंद कर दोगे, इकोनॉमी बंद कर दोगे, तो कैसे काम चलेगा यार। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इस आर्टिकल में दिया गया है। काफी कॉम्प्लेक्स चीजें दे रखी हैं इस आर्टिकल में। मैंने जितना मेरे से कोशिश हो सका मैंने सिंप्लीफाई करने की आपको कोशिश की है। थोड़ा बहुत भी समझ में अगर आपको आ गया है 20-30% तो समझ लो ठीक ठाक समझ में आ गया है। भैया हमें चाइनीज की इकोनॉमी को ये एक्सपर्ट थोड़ी ना बनना है, हल्की फुल्की चीजें पता होनी चाहिए अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, है कि नहीं। चलिए, एक और आर्टिकल है जो आज जो है सुसाइड के बारे में दिया हुआ है। ब्लेमिंग टेक्नोलॉजी फॉर द डेथ्स बाय द सुसाइड इज मिसगाइडेड। तो एक चीज आपने देखा, सुसाइड के केस तो ऐसा बात नहीं है कि अभी होना शुरू हुए हैं। सुसाइड के केस तो पहले से होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे ऑफ कोर्स। अनफॉर्चुनेट है वैसे ये काफी। सोसाइटी में एक सेक्शन ऐसा है जो ये कहता है कि सोशल मीडिया की वजह से सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप भी इस बात से अग्री करते हो बहुत सारे बच्चे, कि सोशल मीडिया जब से आया है ना सुसाइड के केस बढ़ गए हैं। सिर्फ आप यहाँ पे अकेले नहीं वही सोचने वाले, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। पहले कुछ आंकड़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी जो है एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने ये कहा कि पिछले साल हमारी कंट्री में 1,64,000 लोगों ने जो है वो सुसाइड कमिट किया। बहुत ज्यादा नंबर है ये, 2.25 लाख लोगों ने सुसाइड कमिट किया इंडिया में। इसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी को ब्लेम करते हैं वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम की वजह से क्या हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रही है ना। ट्रोल करते हैं लोग एक दूसरे को बुरी तरह से। सेल्फ एस्टीम लोगों का गिरता चला जा रहा है। आप सोच के देखिए, आप इंस्टाग्राम पे अपनी कोई पिक्चर डालते हो, ठीक है, जब तक आपको लाइक्स नहीं मिलते, आपको फॉलोवर्स नहीं मिलते, तो आपको बड़ा बुरा लगता है। ऐसे लोगों से आप वैलिडेशन चाहते हो जिसको आप जानते ही नहीं हो। आपकी पिक्चर पे लाइक आएंगे तो आप खुश रहते हो, आपकी पिक्चर पे लाइक नहीं आते हैं, डिसलाइक आते हैं तो आप परेशान हो जाते हो। ये सेल्फ एस्टीम ही तो है। इंस्टाग्राम पे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी पिक्चर्स को देख के हमें बुरा फील होता है, अरे ये कितने स्मार्ट हैं, कितने पैसे वाले हैं, होता है कि नहीं होता है। तो वो सेल्फ एस्टीम की यहाँ पे बात है। हम लोग जो है ऑनलाइन कंटेंट को ना बिंज वॉच करते हैं, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे देखते रहते हैं, तो ये भी हमें परेशान करता है। इनका कहना है कि इसकी वजह से ना आजकल की जो यूथ जनरेशन है स्पेशली, उनके अंदर डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं, और उनके अंदर जो है ना सुसाइडल थॉट्स आते हैं। परेशान हो गए वो जिंदगी से। उनके ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से क्या हो रहा है, वो नेगेटिव में जा रहे हैं। अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की बजाय वो लोग ना दूसरों को देख के जो है डिप्रेशन में आ रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द यूएसए, उन्होंने भी ये सर्वे किया था। उन्होंने कहा था भैया साइबर बुलिंग की वजह से ज्यादातर यूथ के मन में जो है आजकल सुसाइड के थॉट्स आते रहते हैं, बट दिस इज अ वेरी स्मॉल रीजन मे बी। ठीक है, एनसीआरबी का ये कहना है कि इंडिया में जो 2/3 से ज्यादा जो सुसाइड होते हैं उसके कौन कौन से रीजंस हैं, इलनेस, सब्सटेंस अब्यूज यानी कि ड्रग्स, मैरिज, लव रिलेशन इश्यूज वगैरह, ठीक है, एंड लोनलीनेस। इनकी वजह से सुसाइड केस ज्यादा हो रहे हैं इंडिया में। सोशल मीडिया की वजह से हो रहे हैं, इसके बारे में अभी कोई ज्यादा स्टडी वगैरह हुई नहीं है। बट तमिलनाडु ने यहाँ पे काफी एक रेडिकल सा एक्शन लिया था। तमिलनाडु में क्या हुआ ना, पिछले कुछ दिनों में कुछ हाई प्रोफाइल केस ऐसे आए जिसमें ये देखा गया कि कुछ बच्चों ने सुसाइड कमिट किया, और वो लोग ना गेम खेलते थे, ऑनलाइन गेम खेलते थे, खासकर जो पेड ऑनलाइन गेम होते हैं जैसे रमी वगैरह है ना, पोकर, रमी, उसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। अब ये 2-3 केस थे, ज्यादा केस नहीं थे, लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, उन पूरे गेम को ही बैन कर दिया तमिलनाडु में। और गेटिंग माय पॉइंट, भैया 1-2 केस हो गए तो आपने पूरे को बैन थोड़ी ना कर दोगे। तमिलनाडु के अंदर जो है देश के सबसे ज्यादा सुसाइड केस होते हैं 11%। और ये ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के बाद हुआ है, ऑनलाइन गेम के बाद हुआ है। भैया जब देश में इंटरनेट भी नहीं था ना, तब भी बहुत ज्यादा सुसाइड केस होते थे। तो इंटरनेट था उससे पहले तो सुसाइड होते थे ना, तो बैन कर दिया गेम को। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कोई रिलेशन नहीं है ऑनलाइन गेमिंग और सुसाइड के बीच में। अगर कोई रिलेशन है भी तो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा कोई स्टडी नहीं की गई है, कोई ऐसा रिलेशन है। और 2-3 केस अगर ऐसे आ भी जाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना सब कुछ बंद कर दोगे। इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन ये है कि आप बैन करने की बजाय, अब देखिए बुलिंग तो ऑफलाइन भी होती है, ऐसा थोड़ी कभी ऑफलाइन बुलिंग नहीं होती है। जो लोग सुसाइड करते हैं बुलिंग की वजह से, तो ऑफलाइन बुलिंग की वजह से भी करते हैं। तो बुलिंग प्रॉब्लम है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो बुलिंग को दूर करना जरूरी है। अवेयरनेस कैंपेन चलाने जरूरी है, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाने जरूरी है, कम्युनिटी की सपोर्ट होनी चाहिए, काउंसलिंग सर्विसेज को जो है यहाँ पे और ज्यादा रोबस्ट करने की यहाँ पे जरूरत है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट तो टेक्नोलॉजी की हेल्प कर ले रही है भैया सुसाइड को रोकने के लिए। कितनी सारी सुसाइड हेल्पलाइन चलाई गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपने सिटीजन्स की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। आप सोच के देखिए, सोशल मीडिया से पहले क्या कोई मेंटल हेल्थ की बात करता था? कोई बात नहीं करता था सोशल मीडिया से पहले। ये मेंटल हेल्थ पिछले 3-4 साल में कॉन्सेप्ट आया है इंडिया में। तो डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, पहले लोग बोलते थे पागल है, आजकल इसको पागल की नजर से नहीं देखते हैं। इट इज जस्ट अ नॉर्मल डिसीज एंड इट हैज प्रिवेंशन, इट हैज क्योर। आज मेंटल हेल्थ के बारे में लोग खुल के बात करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, सामने आ रहे हैं। पहले लोग नहीं करते थे, पहले लोग अपने अंदर ही मन में घुटते रहते थे, सुसाइड कर लेते थे। लेकिन ये सोशल मीडिया की तो पावर है ना, लोग बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे मुद्दों पे। तो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी है, प्रॉब्लम नहीं है। दो धारी तलवार है बेसिकली, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कैसे यूज करते हो। ठीक है, तो सरकार ने तो इवन फरवरी के अंदर जो है टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाया है, जिसमें राउंड द क्लॉक मेंटल हेल्थ जो है सर्विसेज दी जाती हैं लोगों को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो बस उनका वही कहना है कि टेक्नोलॉजी जो है काफी कॉम्प्लेक्स सा मैट्रिक्स है, इसके अंदर कुछ चीजें, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी हर चीज का सोल्यूशन भी नहीं है, और टेक्नोलॉजी हर चीज का रूट कोज भी नहीं है। सुसाइड हो, सेक्सुअल अब्यूज हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, रेप के केसेस हो, चोरियां चकारी हो, फ्रॉड हो, ये तब भी होते थे जब इंटरनेट नहीं था, आज भी होते हैं जब इंटरनेट है। ठीक है, तो ना तो ये हर चीज का सॉल्यूशन है, ना ही हर चीज का प्रॉब्लम है कारण है। अल्टीमेटली जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है, राइट? जैसा आप इसको चाहे वैसा यूज कर सकते हो। आप इंटरनेट का यूज अच्छा कंटेंट देखने के लिए भी कर सकते हो जो आपको यूपीएससी में हेल्प करेगा। आप इंटरनेट का यूज फालतू की वेब सीरीज देखने के लिए भी कर सकते हो जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, आपको अवेयर होने की यहाँ पे जरूरत है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही आज हम लोग एनालिसिस खत्म करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं जो आप चाहते हो चीजें हम लोग इंप्रूव करें। कुछ बच्चों ने बोला था सर एमसीक्यूज वगैरह इंक्लूड कर दिया करो, इसलिए मैंने एमसीक्यूज आपके लिए हमें थोड़े से ज्यादा इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी टाइम का कंस्ट्रेंट होता है मुझे, मैं ज्यादा एमसीक्यू इंक्लूड नहीं कर पाता हूं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोशिश करूंगा आगे से ज्यादा एमसीक्यू इंक्लूड करने की। कोशिश ये भी करूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे ऐड कर दिए जाएं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो इसके साथ ही थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।